फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बनाने के बाद अब हम छत्तीसगढ़िया स्मूथ सा ट्रांजिशन करने वाले टुवर्ड्स फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। यस, 17 को हमारे फेज 2 के इलेक्शंस ऑफ 70 अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज। हम हर 5 साल में एक बार वोट इसलिए देने जाते हैं एक उम्मीद में कि कल बेहतर होगा। हम ये सोचते हैं कि एक दिन एक ऐसी आइडियल गवर्नमेंट बनेगी जो हमारे स्कूलों, हमारे मोहल्लों, हमारे स्टेट या फिर हमारे देश के लिए कुछ बेहतर करेगी। हम ऐसी विजनरीज की एक गवर्नमेंट चाहते हैं, एक आइडियल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन करे। बट यू नो वॉट, एक आइडियल गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू बी एन आइडियल वोटर। हम कैसे एक आइडियल वोटर बने, तभी उसके बाद हम एक आइडियल गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सो थ्रू दिस वीडियो लेट अस नो हाउ टू बी एन आइडियल वोटर। दोस्तों चलिए पहले ये समझते हैं हमारे इलेक्शंस काम कैसे करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम किसी पार्टी को या हम किसी सीएम कैंडिडेट को वोट देते हैं। गलत। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे एरिया के एमएलए को वोट कास्ट करने जाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंसीज मिला के एक स्टेट बनाती है। हमारा छत्तीसगढ़ जैसे कि 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सीट होती है हमारे स्टेट के पार्लियामेंट विधानसभा में, जिसमें हमारा इलेक्टेड एमएलए, जिसको हम अभी वोट देने जाएंगे, वो बैठेगा और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के प्रॉब्लम विधानसभा में, स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कभी किसी पार्टी को वोट नहीं करते, आप कभी किसी सीएम कैंडिडेट को वोट नहीं करते, यू आर वोटिंग फॉर योर एमएलए। और ये सारे एमएलए सिलेक्ट करते हैं एक सीएम को, हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट। तो छत्तीसगढ़ के अभी जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसके इलेक्शन हो चुके हैं 7 तारीख को, 7 नवंबर को। एंड अब जो नेक्स्ट 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज है मोस्टली नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़, उसके इलेक्शंस होने वाले हैं 17 को। तो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में अलग अलग टाइप के पोलिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूज़ होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीत जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मेजॉरिटी मार्क 50% प्लस क्रॉस करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 लोग खड़े हुए, ध्रुव, आकाश और मोहक। ध्रुव को मिले 36% वोट, आकाश को मिले 25% और मोहक को मिले 19% और बाकी रेस्ट वोट्स मिले अदर कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे क्लियर विनर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्रुव हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने 50% का मेजॉरिटी मार्क क्रॉस किया है कि नहीं किया है। अब इस सिस्टम के दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि कैंडिडेट्स जो नए आए हुए हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वोटर्स भी अपने फर्स्ट प्रेफरेंस को यहाँ पे चूज़ नहीं कर पाते। कैसे? फॉर एग्जांपल एज अ वोटर मुझे लगता है कि मोहक इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर माय कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे लगता है मोहक सबसे बेहतर काम करते हैं, पर क्योंकि मोहक अभी नए कैंडिडेट आए हुए हैं और वो उतने वेल एस्टैब्लिश पार्टी से नहीं है, फिर वो खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उतने वेल एस्टैब्लिश नहीं है, तो मैं यहाँ ध्रुव को वोट दूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो आकाश से तो बेहतर काम कर लेगा। बट आप यहाँ ये चीज़ समझिए कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कभी ध्रुव नहीं थी। यहाँ पे मैंने चूज़ किया ध्रुव क्योंकि आकाश तो एटलीस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि शायद से वो बहुत करप्टेड लीडर है। तो यहाँ क्लियरली एक वोटर चूज़ कर रहा है लेसर ऑफ द ईवल आइडियोलॉजी को, कि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा कम ईवल है तो मैं उसको चूज़ कर रहा हूँ रिस्पेक्टिव ऑफ माई फर्स्ट प्रेफरेंस। तो दोस्तों एक आइडियल वोटर होने के नाते मुझे किस लेस ईवल को चूज़ करना चाहिए? एक आइडियल वोटर उस कैंडिडेट को चूज़ करता है जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बनावट को प्रोटेक्ट करे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं जानता हूँ कि ध्रुव के अंडर करप्शन है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि ध्रुव के अंडर जो भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है जो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी मीडिया है, वो उस करप्शन को एक्सपोज कर सकती है। ना कि मैं उस आकाश को वोट दूंगा जिसकी जेब में मीडिया और जुडिशरी और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं और वो कभी करप्शन को एक्सपोज होने ही ना दे। इन दोनों केसेस में एक केस में करप्शन एग्जिस्ट करता है पर उसका सोल्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनली उसके अगेंस्ट काम भी हो रहा है। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इंडियन इलेक्शंस में। मोस्ट ऑफ द कंटेस्टिंग एमएलएज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होता है। तो अगर मैंने भी आपको बोला कि आपको भाई एमएलए को देख के ही वोट देना चाहिए, तो क्या फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक पार्टी की आइडियोलॉजी मोस्टली ये प्रेजेंट करती है कि उस एमएलए की आइडियोलॉजी क्या होगी। जो मोस्ट ऑफ द एमएलए जो विधानसभा में अपनी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें अपने पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है, उन्हें अपने बहुत बार पार्टी के फेवर में वोट देना पड़ता है। ऐसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एक एमएलए और एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत रेयर देखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एमएलए पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पे नाचते हैं। तो दोस्तों लेट अस नो कि एक आइडियल वोटर क्या करेगा जब एक एमएलए और एक पार्टी में बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो। अमन शर्मा इज़ वोटिंग फ्रॉम रायपुर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी और वो चाहता है कि स्टेट असेंबली में कांग्रेस की सरकार बने, पर जो उसके एरिया का एमएलए है, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, ही इज़ नॉट दैट गुड। जब प्रीवियसली वो ऑफिस होल्ड करता था तब उसके अंडर गुंडा राज बहुत बड़ा, करप्शन बहुत बड़ा, एंड इन जनरल वो कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट बहुत हिंडर हुआ। तो इस केस में एक आइडियल वोटर को क्या करना चाहिए? क्लियरली यू शुड वोट फॉर अ लेसर ईवल एमएलए, बिकॉज एक
आइडियल वोटर का, एक जागरूक नागरिक का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो उस पार्टी को चूज़ करे जो उसे रूल करेगी। उनका ये भी काम होता है कि वो एक अच्छी अपोजिशन को चूज़ करे, जो बैकबोन होती है डेमोक्रेसी की। अपोजिशन वो कैंडिडेट है जो जीते हैं एक हारी हुई पार्टी के, तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की रूलिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स। दोस्तों, बहुत से लोग बोलेंगे कि हम नोटा को क्यों नहीं वोट दे सकते भाई, एक लेसर इवल कैंडिडेट को क्यों चूज़ करें हम। तो इसका आंसर ये है कि येस, नोटा इज़ अ चॉइस एंड नोटा इज़ देयर टू वोट। बट नोटा को इंडिया में उतनी सिग्निफिकेंस नहीं मिली है जितनी कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिली है। क्या होगा अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नोटा इज़ द विनर, नोटा को सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं? तब ये होगा, एक री इलेक्शन होगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, बट सेम कैंडिडेट्स जिन्होंने नोटा से हारा है अपना इलेक्शंस, वो फिर से खड़े हो सकते हैं। नोटा काइंड ऑफ एक रियलाइजेशन देती है उस कैंडिडेट को कि आपके मैनिफेस्टो में, फिर आपके काम में शायद से कुछ ना कुछ कमी है। बट कुछ फॉरेन देशों में जहाँ पे नोटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नोटा एक पावरफुल वैल्यू होल्ड करती है, वहाँ पे ये होता है कि अगर नोटा जीत गया तो जो कैंडिडेट्स को नोटा ने हराया है वो कैंडिडेट्स फिर से इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं सकते, विच इज़ मच मोर बेटर चॉइस, जो इंडिया में नोटा के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ये बोले कि यार हम तो अपॉलिटिकल है, हमने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं है, इसलिए हम नोटा दे देंगे। सो दैट शुड नॉट बी योर चॉइस। अगर आप नोटा दे रहे हैं सो दैट शुड बी योर वेल रिसर्च नोटा कि आप क्यों नोटा दे रहे हैं। शायद से मुझे लगता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मेरा वोट डिजर्व करता ही नहीं है, तो यस मैं नोटा दूंगा। बट नॉट इन द केस कि मैं अपॉलिटिकल हूँ यार, फिर मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी तो मैं नोटा दूँ। तो एक आइडियल वोटर की कुछ बेसिक जिम्मेदारियाँ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी योर कॉन्स्टिट्यूंसी। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पता करें, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कौन से एमएलएज रहे हैं वहाँ पे, एंड अभी इस इलेक्शन में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। सो इसका एक सिंपल तरीका है, इलेक्शन कमीशन एक ऐप लॉन्च किया है, वोटर इन्फॉर्मेशन ऐप, विच इज़ अवेलेबल इन प्ले स्टोर एंड iOS। वोटर इन्फॉर्मेशन ऐप या फिर इस वेबसाइट voter.eci.gov.in में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से प्रेजेंट एमएलएज, प्रेजेंट कैंडिडेट्स और प्रीवियस एमएलएज खड़े हुए आपकी पार्टी में। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐप खोला, यहाँ पे मुझे दिख रही है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, मैं इधर गया, ये है ओवरऑल ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने इलेक्शन में खड़े हुए हैं। सो इधर मैं फ़िल्टर्स पे गया एंड देन आई चूज़ स्पेसिफिकली फॉर छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस, आई चूज़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इधर मैंने स्टेट डाली छत्तीसगढ़ एंड देन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने सेलेक्ट करी रायपुर ग्रामीण, रायपुर रूरल। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसे ये फ़िल्टर लगा दिया, इधर मुझे दिखा रहा है ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स आर 42, जिसमें से एक्सेप्ट किए गए 29, रिजेक्टेड है 3, विड्रॉन है 10 और कंटेस्टिंग है 18। मैं एक्सेप्टेड में जब जाता हूँ तब आई कैन व्यू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स जो एक्सेप्ट किए गए बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्टैंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। सो ये हो गए कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये हो गए बीजेपी के कैंडिडेट मोतीलाल साहू जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं, और नीचे अब हम जाते हैं तो ये रहे पंकज शर्मा जो आईएनसी से खड़े हुए हैं। सो अब अगर मुझे इनका मैनिफेस्टो निकालना है तो मैं यहाँ पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन और उनका मैनिफेस्टो नहीं सॉरी एफिडेविट आई कैन डाउनलोड इट, एंड जहाँ पे मैं देख सकता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनके इनकम और भी बहुत सारी चीज़ें। सो येस, दिस ऐप इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ वोटर। द सेकेंड मोस्ट पावरफुल प्लेस टू रिसर्च इज़ ट्विटर। येस, ट्विटर में आपको मैनिफेस्टोज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टीज मिल जाएंगे। आप जाके लीडर्स को फॉलो करिए, फॉर एग्जांपल सीएम के अकाउंट को फॉलो करिए, जो अपोजिशन के लीडर है उनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, वहाँ पे देखिए वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो क्या वादे कर रहे हैं और क्या उनकी हिस्ट्री रही है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक क्लियर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस स्टेट है। यहाँ पे कोई रीजनल पार्टी का उतना दबदबा या फिर उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली आइदर बीजेपी आएगी आइदर कांग्रेस है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट बीजेपी ने 15 साल रूल किया है और कांग्रेस ने 7 साल। मेजर डेवलपमेंट्स दोनों के अंडर में बहुत सारे हुए, बिकॉज छत्तीसगढ़ एक न्यू स्टेट था 2001 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, तो बहुत सारे जो रीजनल डेवलपमेंट्स है दोनों पार्टीज़ के अंदर हुए हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है और एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे किसानों और ट्राइबल का आता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पार्टीज चाहती है कि किसान और ट्राइबल कम्युनिटीज़ खुश रहे। इन दोनों का मैनिफेस्टो मोर और द लेस कहीं ना कहीं पे सेम ही है। तो एक स्ट्रेंज बात यह है कि लास्ट टर्म से लेके बीजेपी के लोकल लीडर्स की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई छत्तीसगढ़ में। जहाँ की हम कांग्रेस की बात करें, लोकल लीडर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जैसे कि भूपेश बघेल जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, और टीएस सिंहदेव, क्योंकि इन लोगों ने ग्राउंड में बहुत काम किया है।
अब अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो बीजेपी के लीडर्स ने ग्राउंड में आज तक कुछ काम नहीं किया। क्या उन्होंने ज़्यादा रैलीज अटेंड करी? वो तो अभी चालू हुए इलेक्शंस के टाइम पे। इसीलिए आज की डेट पे उन्हें वोट मांगना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी के नाम। बात जनता को समझनी पड़ेगी कि हम मोदी को वोट नहीं दे रहे अगर हम भाजपा को वोट देंगे तो। कोई लोकल लीडर की प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि हम बीजेपी को वोट दें। छत्तीसगढ़ में मोदी नहीं आने वाला है, हमें हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बीजेपी के लोकल लीडर्स आ गए अगर बीजेपी जीतती है तो। हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे बीजेपी के लोकल लीडर्स हैं जो आज की डेट पे फेमस है। फॉर एग्जांपल हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल। पर दोस्तों प्रॉब्लम तब होती है जब ये लीडर्स रिलीजन और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। ये देखिए एक रीसेंट वीडियो बृजमोहन अग्रवाल का। मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बनाएगा कृष्ण मंदिर? और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। तो हमको मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दोस्तों आप एक क्लियरली धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है वोटों के लिए। दोस्तों एट द एंड आप जिसको भी वोट दे, जिस भी पार्टी के जिस भी एमएलए को वोट दे, बस ये सारे क्राइटेरियाज चूज करिए बिफोर वोटिंग फॉर योर आइडियल कैंडिडेट। और इस क्राइटेरिया से मत वोट दीजिए कि मैं उसको कैंडिडेट को वोट दूंगा जिसने मेरे रिलीजन का ठेका लेके बैठा है, या फिर जो मेरे पापा के भांजे के साले का भतीजा है, या फिर किसी ऐसे ही वियर्ड से क्राइटेरिया को कि भाई मैं तो इस पार्टी को वोट दूंगा क्योंकि मेरी फैमिली इस पार्टी को वोट देते आ रही है। डू योर रिसर्च एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल वोटर। हैप्पी वोटिंग एंड एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी।